नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं जोबिल कुमार। स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। दोस्तों, आज मैं सीटेट, केवीएस और यूपी टेट, एमपी टेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी शिक्षा शास्त्र। हिंदी शिक्षा शास्त्र के आते महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये, जो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है ये, और साथ में आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। और आपको प्रश्न पढ़ने के बाद में टाइम दिया जाएगा। टाइम के साथ साथ में आप प्रश्न को सॉल्व करें। और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, तो पहला ऑप्शन है सूत्र विधि, दूसरा है आगमन निगमन विधि, तीसरा है व्यास विधि और चौथा है समवाय। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। व्यास विधि। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। तो कौन सी हो जाएगी। पहला विकल्प दिया है समवाय विधि, दूसरा है भाषा संसर्ग विधि, तीसरा है आगमन विधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 समवाय विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो किसको मिलता है ये पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को, दूसरा है शिक्षक को, तीसरा है प्रधानाध्यापक को और चौथा है किसी को नहीं। कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक को। अगला है प्रश्न नंबर 4, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पहला है ऑप्शन स्वस्थ मनोविनोद, दूसरा है स्मृति शक्ति का विकास, तीसरा है कल्पना शक्ति का विकास और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा, चौथे का उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, स्वस्थ मनोविनोद होता है, स्मृति शक्ति का विकास होना होता है, कल्पना शक्ति का विकास होना होता है, और यानी कि ये तीनों होते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो किसकी व्यवस्था की जाती है शिक्षण कौशलों के विकास के लिए। ऑप्शन पहला है इकाई योजना, दूसरा है दल शिक्षण, तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण और चौथा है हमारा अभिक्रमिक अनुदेशन की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का तीसरा सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है 6वां, वाचिक अभिनय में किया जाता है। वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है, शिक्षक द्वारा अभिनय किया जाता है क्या, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, नाटक करना या फिर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बताएंगे जल्दी से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। अगला है प्रश्न नंबर 7, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी होती है, बताएंगे जल्दी से। 7वें का सरल क्वेश्चन है ये, कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प है ध्वनि साम्य विधि, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा उच्चारण विधि और चौथा है अनुकरण विधि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ध्वनि साम्य विधि। अगला प्रश्न है 8वां, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे पढ़ना क्या है? तो क्या पढ़ना है उसे कैसे पता चलता है, किस सोपान से? तो ऑप्शन दिया है हमारा अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से और स्पष्टीकरण से। तो बालक को किस सोपान से पता चलता है उसे क्या पढ़ना है, बताएंगे। ये होता है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 9, कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। तो कविता शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्या विधि, दूसरी है प्रश्नोत्तर विधि, नंबर 3 है गीत व अभिनय विधि और चौथा है उपयुक्त विधि, यानी कि ये सभी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ये तीनों हैं, उपरोक्त विधि यानी कि सभी। व्याख्या विधि भी है, प्रश्नोत्तर विधि भी है, गीत व अभिनय विधि भी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। तो जब भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो ये लास्ट में ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा पूरा सही किया हुआ आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा विचार करना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है, कौन सा नहीं है बताएंगे जल्दी से। विचार करना है क्या, पढ़ना है क्या, सुनना है क्या, बोलना है? तो इसका बताएंगे, इसका हो जाएगा विचार करना। ये तीनों ही भाषा का आधारभूत कौशल होते हैं, पढ़ना, सुनना और बोलना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हर्बट की पंचपदी का पद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, तुलना। तो सही क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 11वें का? हर्बट की पंचपदी का पद नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पहला है रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, अनुकरण विधि और गीताभिनय विधि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3, अनुकरण विधि। यह विधि नहीं है। इसका रसास्वादन विधि ये भी होती है, व्याख्या विधि ये भी होती है और गीताभिनय विधि ये भी होती है, अनुकरण विधि नहीं होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। तो किस लिए है? पद्य शिक्षण में है, व्याकरण में है, गद्य शिक्षण में है या लेखन में है? तो किस में हो जाएगा आंसर बताएंगे 13 का? इसका हो जाएगा व्याकरण में, व्याकरण में उपयोगी है। अगला प्रश्न है
14 है भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। तो भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? मौखिक होता है क्या, लिखित होता है, साहित्यिक होता है, या दोनों? बताएंगे क्या होता है? क्या होता है? 14 का चौथा, यानी कि मौखिक और लिखित दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है और पद्य में नहीं होता है? आदर्श वाचन है क्या, अनुकरण वाचन है क्या, मौन वाचन है, या संवेद वाचन है? तो 15वें का कौन सा सही होगा? मौन वाचन, जो गद्य में प्रयुक्त होता है मगर पद्य में नहीं होता है, मौन वाचन। अगला है प्रश्न नंबर 16। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय कौन सा है? कौन सा है? अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, या उपयुक्त सभी? कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है कौन सा है? ये तीनों हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अभ्यास करना भी है, ध्वनियों का बोध भी है, और शुद्ध उच्चारण भी है, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, शिक्षक हो जाएगा, शिक्षकों की संख्या होती है। तो दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या क्या होती है? शिक्षक का अभाव, एक से अधिक, 20 शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक से अधिक। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? एक से अधिक। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर, जो है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगला है प्रश्न नंबर 18। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? तो ऐसी कौन सी विधि है जो संस्कृत में थी और वो हिंदी शिक्षण में आई है? कौन सी है? सूत्र विधि है क्या, समवाय विधि है, कहानी कथन विधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से। सूत्र विधि, यानी कि जो सूत्र विधि जो है वो संस्कृत में थी, संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। चलिए अगला प्रश्न है 19। प्रश्न नंबर 19 है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं क्या, मौन वाचन कहते हैं, या आदर्श वाचन कहते हैं, या फिर संवेद वाचन कहते हैं? क्या कहेंगे? बताएंगे जल्दी से। आपका समय समाप्त हुआ है और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, आदर्श वाचन। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 20, जो अंतिम प्रश्न है। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। तो कौन सी प्रविधि है ऐसी जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं? कौन सा है? स्वाध्ययन है क्या, पर्यवेक्षित अध्ययन है, गृह कार्य है, या फिर मौखिक कार्य है? सरल प्रश्न है ये, इसका जवाब आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे, और लाइक करने में कंजूसी ना करें, हमें सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा देंगे, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।